सब विद्यार्थियों को बहुत सारा स्नेह। आइए हम लोग क्लास 11th और 12th में पढ़ाई जाने वाली वह पुस्तक जिसका नाम अभिव्यक्ति और माध्यम है, जिसके अंतर्गत हिंदी विषय, पत्रकारिता, कविता, रचना, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया गया है, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम माता सरस्वती जी को प्रणाम करेंगे और उनका आशीष प्राप्त करने की आकांक्षा रखेंगे। और वह माता सरस्वती जी जो शुभ रस वाली हैं, वो हम गुरु और शिष्यों के अध्ययन और अध्यापन को काफ़ी सुदीर्घ काल तक मस्तिष्क में व्यवस्थित रखें, ऐसी हम उनकी अनुकंपा चाहेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ चीज़ें हमें देखना है जिनके बारे में हम विस्तार प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपनी बात को प्रस्तुत करना। माध्यम, प्रस्तुतिकरण किन किन माध्यमों से होता है, वह प्रस्तुतिकरण कितना प्रभावी होगा, किन किन माध्यमों से होगा, इस चीज़ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें हैं जो विशेष हैं और ध्यान देने योग्य हैं? कब ध्यान देने योग्य हैं? जब हम अभिव्यक्ति कर रहे हों, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा रहे हों। अपनी भावनाएं दूसरों तक क्यों पहुंचानी होती हैं? क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं जो हम इशारों में सामने वाले को बता सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को गहन स्वरूप में दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमको भाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा एक ऐसा सशक्त और सटीक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपनी संपूर्ण भावनाओं को पूर्ण रूपेण सामने वाले के मन और मस्तिष्क में पहुंचा पाते हैं और हम अपने भावों से सामने वालों को अवगत करवा पाते हैं। एक एक अंक के 5 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जिनका संक्षेप में सारगर्भित उत्तर देना होता है। इस अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 में से 5 अंक प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान देना है जो बहुत आसान है। प्रश्न विशेष रूप से तथ्यपरक होते हैं, यानी एक एक शब्द में उत्तर दिए जाने योग्य होते हैं। अतः उत्तर लिखते समय सही तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तथ्यों तथा विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराते रहिए, आगे बढ़ ही ना पाइए, तो इसको भाव प्रवाह की कमी कहते हैं। कोई कहानी हो, कोई लेख हो, निबंध हो, उसमें प्रवाह होना जरूरी है, गुमराह नहीं। गुमराह का मतलब आप अपनी बात को कह न पाएँ, एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को बार बार दोहराएं, इसे गुमराह होना कहते हैं। और जब आप अपनी बात को धारा प्रवाह कह ले जाते हैं, सामने वाले के मन मस्तिष्क में वो बैठती भी जाती है, तो उसे धारा प्रवाह कहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ को फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। उत्तर हमें बिंदुवार लिखना होता है। मुख्य बिंदु को सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। वर्तनी हमारी शुद्ध हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उत्तर साफ हो, साफ सुथरा हो, बिना काट छाट के पठनीय हो। ऐसा ना हो कि लिपाई पुताई हो जाए लिखते समय। उत्तर में अनावश्यक बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। सीबीएसई परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के 3 सेट होते हैं, जिसमें प्राय सभी प्रश्न पत्रों में जनसंचार माध्यम के 5 प्रश्न अलग होते हैं। कभी 3 सेट में सभी प्रश्न एक जैसे नहीं होते हैं, अथवा उसमें आंशिक समानता और भिन्नता होती। बहुत बार देखा गया है कि गत वर्षों के कुछ प्रश्न अगले वर्षों के प्रश्न पत्रों में दिए जाते हैं, अतः यहाँ कुछ स्थानों पर प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति देखी जा सकती है। साफ सफाई के कोई अतिरिक्त अंक नहीं हैं, फिर भी इसका प्रभाव अंकों पर अवश्य पड़ता है। अतः 5 प्रश्नों के क्रमानुसार लिखे जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक उत्तर के बाद 1 अथवा 2 पंक्तियां छोड़कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम लोग उस तथ्य पर आते हैं जिसके अंतर्गत कहना है, हमें बताना है आपको। संचार शब्द चर धातु के साथ सम उपसर्ग जोड़ने से बना। संचार शब्द
चर धातु के साथ सम उपसर्ग जोड़ने से बना है। इसका अर्थ है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार संदेशों का आदान प्रदान है। संचार क्या है? संदेशों का आदान प्रदान ही संचार है। आप अपनी बातों को, आप अपनी भावनाओं को, आप अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने के लिए जब ध्वनियों का उपयोग करते हैं, ध्वनियाँ भाषा में पाई जाती हैं, उसका उपयोग होता है, सामने वाले को वह बात पूरे तरीके से समझ में आ जाती है। इसे कहते हैं संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भाव और विचारों का पहुंच जाना। वह स्थान कौन है? एक व्यक्ति के मस्तिष्क से निकल करके वो ध्वनियाँ जिह्वा के द्वारा उच्चरित होती हैं और अगले व्यक्ति के कानों के द्वारा सुनी जा करके उसके मस्तिष्क में यथावत ग्रहण कर ली जाती हैं। ये काम ही संचार का है, यही काम संचरण है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही संचार है। किन किन माध्यमों से? मौखिक या दृश्य, लिखित। भावनाएं लिखित भी पहुंचती हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत आप लिख करके अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र द्वारा ऐसा पहुंचाया जाता था। सारी पुस्तकें लिखित माध्यम में ही हमको प्राप्त होती हैं। समाचार पत्र जो पढ़ करके हम जानकारियां प्राप्त करते हैं वो लिखित माध्यम में ही होते हैं। मौखिक क्या है? रेडियो समाचार मौखिक है। आप एक दूसरे से बात करके एक सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, वो मौखिक है। दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य के अंतर्गत टेलीविजन है। लैपटॉप इत्यादि पे आप डायरेक्टली लाइव सुनते हैं, वो भी है। टेलीविजन पे भी आप लाइव सुनते हैं, वो भी है। दृश्य श्रव्य, केवल श्रव्य में रेडियो आएगा, दृश्य श्रव्य में रेडियो, टेलीविजन। इंटरनेट के जरिए स्क्रीन पर आप घटनाओं को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वो दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत आएगा। ये जो माध्यम है, इनके जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। एक जगह से दूसरी जगह भाव विचारों का पहुंचा दिया जाना ही संचार कहलाता है। अब देखिए, इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। ये जो प्रक्रिया हुई संचार की, इसमें जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, आप इंटरनेट का उपयोग करेंगे तो आपके पास स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ें होती हैं। टेलीविज़न, रेडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपकरण हैं। इन उपकरणों को ही संचार का माध्यम कहा जाता है। जिनके भी जरिए संचार का कार्य हो सके, वो संचार के माध्यम है, वो उपकरण। संचार के मूल तत्व। संचार के लिए मूल तत्व क्या हैं? आइए उनका विवरण हम देखते हैं। संचारक या स्रोत, संचार के मूल तत्वों को ही कहते हैं संचारक या स्रोत। एनकोडिंग यानी कूटीकरण, कोड कर देना, कोड के जरिए समाचार को विभाजित कर देना, प्रभावशाली बनाना। संदेश, जिसे संचारक प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है, वो संदेश होता है। माध्यम, संदेशकर्ता को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने वाला माध्यम होता है, जिसे माध्यम कहते हैं। क्या क्या वो माध्यम है? ध्वनि तरंगे हैं, वायु तरंगे हैं, टेलीफोन है, इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। रेडियो, टीवी इत्यादि। फीडबैक क्या है? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया ही फीडबैक। फीडबैक, आप समाचार देखते हैं, मान लीजिए इंटरनेट पे आपने देखा, उसकी प्रतिक्रिया भी वहाँ पे आप कर सकते हैं, ये आपका फीडबैक। रेडियो में तो आप अपना फीडबैक तुरंत नहीं दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से आप अपना फीडबैक, आप अपना व्यू, आप अपनी भावनाओं को भी प्रत्युत्तर के रूप में पेश करते हैं। फीडबैक। शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा है। कैसे? शोर कैसे बाधा है? कोई पत्रकार कोई चीज़ बना रहा है
समाचार बना रहा है अपने न्यूज़ चैनल के लिए, उस समय होने वाला शोर, भाई उसकी बात ही स्पष्ट नहीं होगी, फिर वो अपनी बात कैसे किसी के सामने कहेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इस समय मेरी बात ही स्पष्ट ना हो, आवाज़ ही क्लियर नहीं हो, तो फिर आप क्या समझेंगे। मैटर सामने दिखता रहेगा, आवाज़ क्लियर नहीं होगी, सारा कुछ खराब हो जाएगा। शोर संचार प्रक्रिया में आने वाली सबसे बड़ी बाधा। आप किसी मेले में किसी से कुछ कहना चाहते हैं जहाँ ढेर सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, रेडियो खूब लाउड करके बजाया जा रहा, स्पीकर अपनी पूरी पूरी आवाज़ निकाल रहे हैं, वहाँ आपको किसी से वार्तालाप करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसी तरह से पत्रकारिता में भी, जनसंचार के कार्य में भी शोर जो है वो बाधक। आइए हम और नीचे उसके तथ्यों को विवेचित करते हैं। संचार के प्रमुख प्रकार क्या क्या है भाई। सांकेतिक संचार पहला है, मौखिक संचार दूसरा है, अमौखिक संचार है, अतः वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। सांकेतिक संचार क्या है? संकेतों के द्वारा भी एक भावना को दूसरी, किसी एक व्यक्ति की किसी भावना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। आपने कार्टून कोना देखा होगा, चित्र बना देते हैं, समाचार समझ में आ जाता है। ये सांकेतिक संचार के अंतर्गत आएगा। आपने कभी देखा होगा कि मूक बधिरों के लिए भी समाचार आता है और वे इशारा करके अपनी बात पूरी पूरी कह लेते हैं, वो सांकेतिक के अंतर्गत ही आएगा। मौखिक संचार जो आप वॉइस के रूप में, आवाज़ के रूप में सुनते हैं, वो मौखिक समाचार है, रेडियो से भी प्राप्त होता है, इंटरनेट से भी प्राप्त होता है। अमौखिक संचार बिना बोले आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पे कुछ घटनाएं लिखित रूप में सामने से गुजरती रहती हैं, जबकि उसके बारे में समाचार प्रदाता आपसे कुछ कह नहीं रहा होता है, वो अमौखिक के अंतर्गत आ जाएगा। अंतःवैयक्तिक संचार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाली बातें अंतःवैयक्तिक कहलाती हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक व्यक्ति के स्वयं के अंतर्गत जो विचार वह व्यक्ति उसके बारे में सोच समझ के निर्णय निकालता है, अंतःवैयक्तिक है। अंतर्वैयक्तिक माने एक दूसरे व्यक्ति के बीच में होने वाला संचार अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। समूह संचार, पूरे ग्रुप में जो संचार का कार्य होता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए, धार्मिक ग्रुप ले लीजिए, एक धर्म वाला अपनी बातों को अपने ही ग्रुप में फैलाता है, उन्हीं को बताता है, समूह संचार हो गया। जनसंचार, लोगों तक पहुंचने वाली सारी बातें जनसंचार के अंतर्गत आती हैं। आइए हम अगले तथ्य को विवेचित करते हैं। जनसंचार प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय, सामने सामना होकर बात न करने के बजाय, आमने सामने होकर के बात न करने के बजाय क्या किया जाए, किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री जी अपनी बात मन की बात के रूप में पूरे भारत के लोगों से बात कर लेते हैं, ये बात करने का तरीका कहलाएगा जनसंचार। जनसंचार के माध्यम, इसके माध्यम क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं। अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा इत्यादि। अखबार जनसंचार का माध्यम है। पूरे देश में एक बात को फैलाने का सबसे सुंदर, सबसे सस्ता और इन सूचनाओं को बहुत लंबे समय तक संजो कर रखा भी जा सकता है, ये भी एक तरीका है। रेडियो भी अपनी बात बहुत दूर दूर तक पहुंचा देता है। बीबीसी को देखिए, सबसे ज़्यादा दूरी कवर कर लेता है। टीवी भी जनसंचार का एक बड़ा ही प्रभावी माध्यम है, जो घटनाओं को दिखाती भी है, सुनाती भी है। इंटरनेट, किसी घटना को तुरंत जानकारी के लिए इंटरनेट सबसे बेहतर माध्यम है। सिनेमा समाज में हो रही बहुत देर तक की घटनाओं को एकत्रित करके आपके सामने पेश करता है और आपके अंदर उत्साह भी भरता है। ये एक बेहतरीन माध्यम। आइए अब देखते हैं जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं।
इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। ये जनसंचार की विशेषता है। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती, यानी व्यक्तिगत तौर पे जनसंचार जो संचार के माध्यम हैं, आपके अखबार के, रेडियो के, टीवी के, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाए जाते, सार्वजनिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। इनके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। डायरेक्ट संबंध नहीं, इनडायरेक्टली संबंध होता है। सीधा संबंध नहीं, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल, औपचारिक संगठन नहीं होगा तो फिर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई वस्तु पहुंच नहीं पाएगी। अखबार ही अगर कोई उसका स्वरूप न होता, पत्रकार न होते, संवाददाता न होते, पत्रकार के द्वारा छापे गए पत्रों को आप तक पहुंचाने वाले माध्यम न होते, तो ये संभव नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता है, ये तो आप समझ गए। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल काम करते हैं मतलब ढेर सारे लोग हैं। जैसे एक चैनल मान लीजिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक वो सारी चीज़ें पहुंचती रहती हैं। आइए अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना, जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं सूचना देना। विभिन्न सूचनाओं को सब लोगों तक पहुंचाने का कार्य जनसंचार करता है। शिक्षित करना, शिक्षा भी देता है, तमाम सारी जानकारियां आपको प्रदान करता है, तमाम सारे तौर तरीके भी आपको प्रदान करता है। खाने, रहने, बोलने, चालने, जीवन जीने के तरीके आपको सिखाता है। मनोरंजन करना, आपका मनोरंजन भी करता है, आपको खुश भी करता है। तमाम चीज़ें आती हैं, चुटीली होती हैं, हास्यप्रद होती हैं। हास्यप्रद का मतलब ऐसा नहीं मजाक उड़ाने लायक, बल्कि हंस लेने लायक, खुश होने लायक। निगरानी करना, ये जनसंचार निगरानी भी करता है। इनके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचती है कि कहाँ क्या हो रहा है। एजेंडा तय करना, ये निश्चित करते हैं कि हमें अगले किसी विषय के लिए किस तरह का कदम उठाना है, एजेंडा भी तय करते हैं। विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना भी जनसंचार का कार्य है। विचार विमर्श करने के लिए एक मंच मिल जाता है। लोग किसी भावना के प्रति अपना व्यू देते हैं, अपने विचार देते हैं कि मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूँ या मैं समर्थन नहीं करता हूँ, विरोध करता हूँ। दोनों ही बातें इससे पता चल जाती हैं। ये सारा कुछ जनसंचार का कार्य था। आइए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे जनसंचार को लेकर के। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक समझ ना आए तब तक आप दोहराने का कार्य जरूर करें, बात क्लियर होती रह जाएगी। क्योंकि समझ ना आने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी होता है कि आप उसको ध्यान न दें या दोहराएं न। दोहराना आवश्यक है। आप अपने इस अध्ययन को दोहराव के साथ जारी रखें। आपके लिए फिर से मैं पेश होऊंगा अगले वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।